Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी हम मॉडल क्वेश्चन पेपर 21 मैथ्स का रेगुलर वालों के लिए सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस भी मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में समझा दी थी। सेक्शन ए हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है आपका, उसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 12 से 22 तक होंगे, यानी कि उसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, और उसमें से आपको कोई 7 करने होंगे, यानी कि आपको ये सेक्शन जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा। ठीक है, 13 से 22 के क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए, जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आपको पता है कि एचसीएफ वो होता है जो उनमें एक कॉमन फैक्टर होते हैं। जैसे अगर हमें 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो हम कैसे करते हैं, 2 से हम करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6, अगेन हम 2 से करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 3, देन अगेन 3 से, और आपके पास जो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे 12 के, वो आ जाएंगे 2, 2, 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21 आर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और जो नीचे हम लिखेंगे 15 के कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5। स्टार्ट करते हैं हम सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से। ठीक है, 3 इंटू 5 एंड देन 21। तो 21 को हम लिखेंगे 3 इंटू 7। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है। सब में कॉमन कौन सा है, 3, यानी कि आप लिखेंगे एंड में द एचसीएफ इज, जो आपका एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू, या आप पूरा भी लिख सकते हैं सेंटेंस, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3। और एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर्स होती हैं सभी नंबर्स, यानी कि इसमें हमें सभी नंबर इंक्लूड करने होते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। पहले 12 के में देख सकते हो आप, 2 की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। ठीक है, और 3 जो है वो हाईएस्ट पावर कितना है, यानी कि 3 जो है एक ही बार है, सभी में एक एक बार ही है। इसलिए आपको सभी जो चीजें होती हैं, सभी जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 420। ठीक है, आपका आंसर आप चाहे एंड में, जैसे आप एक सिस्टम वे में करेंगे हम, गिवन दैट जो आपको दिया हुआ है, फिर हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशंस, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21 आर दिस, एंड द एचसीएफ इज दिस एंड एलसीएम इज दिस, एंड में लिख देना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14। आपने इसमें जीरोज फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल्स की। जीरोज क्या होती हैं, या हिंदी में पढ़े तो शून्यक। ठीक है, जो जीरोज होती हैं, यानी कि ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो इसको वैलिडेट करे। ठीक है, मतलब जो इसको अगर हम यहाँ फिल करें एस की वैल्यू को, तो उसको वो पूरी तरह से प्रूफ कर दे कि हाँ इसकी यही वैल्यू है। तो आपने ये पढ़ा होगा, आई थिंक सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो आपका फर्स्ट होता है यानी कि एक्स, बेसिकली जो आपकी बेसिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल जो वेरी कर रहा हो। ठीक है, बी एक्स प्लस सी, कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपका सी होता है कांस्टेंट टर्म होती है, और जो एक्स का जो आपका कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो 1 इंटू 4 इज, तो साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट इसका। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास आ जा रहा है 4। अब सम कैसे देखते हैं हम, जो बीच वाली टर्म होती है, तो सम कितना दिया हुआ हमारे पास, -4। अब हमें दो ऐसे प्राइम फैक्टर या ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनको अगर हम प्रोडक्ट करें तो 4 आंसर आए, और जिनको प्लस या माइनस करें तो -4 है। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 2 एंड 2। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 2 + 2 करते हैं तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 4। तो उसको बनाने के लिए हमें दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे। ठीक है,
तो दोनों जब माइनस कर लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 4s² माइनस, अब देखो इसमें कोई चेंज तो आया नहीं, -2s लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, और आगे भी मैंने -2s लिख दिया, तो माइनस में ये टोटल वही बन गया -4s, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो आप इनमें से अब जो कॉमन चीजें हैं वो लिख सकते हैं, 2s कॉमन है इसमें, दोनों में सेम चीज है 2s, अंदर आपके पास बचेगा 2s माइनस 1, एंड दूसरे में से अगर हम माइनस लें कॉमन, -1 कॉमन लें, तो आपके पास अंदर बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। फिर आपने क्या करना होता है, जो फैक्टर्स हैं, एक तो जो, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका जो आपने किया वो ठीक है या नहीं किया है, तो जो आपके जो कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो अंदर फैक्टर होते हैं वो दोनों सेम आने चाहिए, तो यानी कि आपका जो है वो ठीक है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जो बन जाता है इन दोनों को मिलाकर 2s, और आगे क्या है आपको यहाँ पे -1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसके बाद आप लिखेंगे दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कब होते हैं ये फैक्टर इनके, जब हमें s की वैल्यू निकालनी है तो हमें उसमें क्या करते हैं, हम इसको 0 के बराबर बनाते हैं, ठीक है। सो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक लाइन बीच में जरूर लिखेंगे कि आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स इफ 2s इज इक्वल टू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 2s माइनस दूसरा भी फैक्टर सेम ही है, तो वही चीज आएगी -2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, s इज इक्वल टू 1/2, 1 जब इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में से आपकी वैल्यू क्या आएगी s की, वो भी सेम ही आएगी, s इज इक्वल टू हाफ। तो एंड में आप लिख सकते हैं 1/2, 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट जो डिग्री है s की वो है 2, तो एक चीज और होती है कि अगर जितनी आपकी हाईएस्ट डिग्री होती है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही आपके पास जीरोज आएंगे, उतने ही उसके सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली इसके 2 ही आंसर आने थे, ठीक है। समझ आ गई आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब इनमें आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1, ठीक है। सो ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, आई थिंक 7th चैप्टर में है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, तो वहां पे आप क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला है क्या, वो है x2 माइनस x1, यही है ना आपको फॉर्मूला। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे x1 और x2 उनको हम माइनस करते हैं, यहाँ पे होता है फुल स्क्वायर, प्लस जो y वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं, y पे जो पॉइंट्स हैं उनको हम करेंगे y2 माइनस y1, ठीक है, का होल स्क्वायर, और ऊपर से होता है हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट बन गया। अब इसमें x2 क्या है, x2 है आपका, ये आपकी फर्स्ट जो वैल्यू होती है x1 y1, ये है आपका x2/2, ठीक है, ये दूसरी जगह के पॉइंट्स हैं। सो x2/2 यानी कि अब आपको 4 में से माइनस करना है, 4 माइनस, ये आपका सॉरी x2 है आपका 1, ठीक है। तो x2 में से 4 ही है आई थिंक, हाँ, तो ये है आपका x1 y1, ये है x2/2, तो आपको माइनस करने हैं 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है, होल अंडर रूट, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 2 इज 2, 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3 इज -2, और -2 का होल स्क्वायर इज 4, ठीक है, 4 प्लस 4 अंडर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 8 अंडर रूट, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट से कैसे बाहर निकालेंगे, 2 बाहर आ जाएगा आपके पास, और अंदर आपके पास बनेगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना आ गया, एंड में लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1 इज 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स कोई है नहीं डिफाइन की हुई, तो ये 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से मैं टाइप कर देती हूँ ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कैसे होगा, इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो वही आपका 7th चैप्टर में ही है। जो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपने उस पॉइंट के जो इन दोनों को डिवाइड करे इस रेशियो में, ठीक है। तो आपने फिगर ड्रॉ कर ली, ए इसको मैंने मान लिया, आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम पी एक्स वाई, ठीक है। पी एक्स वाई हमने वो पॉइंट मान लिया, पी एक्स वाई इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, यहाँ पे आप साथ में लिखेंगे ए क्योंकि हमने इसको अज्यूम कर लिया है ए, ठीक है, एंड बी, और ये साथ में लिखने हैं, ठीक है, इन रेशियो 2:3, ओके। सो यहाँ तक हो गया। फिर आपने लिखना है यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, जो आपका होता है एक्स की वैल्यू आप ऐसे निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू m1, m1 आपका ये है, ये m1 है और ये m2 है, m1 m2। सो m1 इंटू एक्स टू, m1 इंटू एक्स टू यानी कि m1 इंटू एक्स टू क्या है आपका 4, 4 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू x1, तो 3 इंटू -1 इज -3, और नीचे आएगा आपके पास m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं साइड में, तो आ जाएगा 5/5 विच इज इक्वल टू 1। अब y के केस में क्या होता है, सेम फॉर्मूला होता है, m1 जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इस साइड, m1 यानी कि 2 इंटू -3 दैट इज -6, 3 इंटू 7 इज 21, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो एंड में आपके लिख देंगे P1/3 इज द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस इन द दिस रेशियो, आंसर क्लियर। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए जो है आपका 3/4 है, कॉस ए और tan ए को आपको निकालना है। सो आपका 8th चैप्टर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो साइन ए है आपके पास वो होता है कितना, आपका आपने फॉर्मूला पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपका कोई भी ट्रिक है इसको याद करने का, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है आपका साइन के बराबर होता है, यानी कि जो फिगर में है ए बी सी, तो परपेंडिकुलर है आपका बी सी ओवर ए सी, ठीक है। तो वो है आपका 3/4, ये आपको पेपर में जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट उसकी वैल्यू 3/4 है या नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे वैल्यू है आपके मान लो 12/16 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको कट करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा 3, और इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल लो आप, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो कुछ और है, इसको तो कट करके आपके पास 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म दी हुई है, तो यानी किसी ऐसे डिजिट से या इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो हम उसको मान लेते हैं के से इसको मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आपकी बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k, और एसी की वैल्यू आ जाएगी 4k, ठीक है। तो हम बेसिकली अब निकालेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया बीसी आपका आ गया 3k, और जो एसी है आपका वो आपके पास आ गया 4k, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर दो जो अब राइट एंगल ट्राइंगल है, इतना आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होती है। तो दो आपके पास आ गए, तो थर्ड भी निकाल सकते हैं हम बाय यूजिंग, यहाँ पे लिखना है आपने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखना है कंप्लीट, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, तो वहां से आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 16k स्क्वायर बन जाएगी, क्योंकि 4k है उसका होल स्क्वायर हमें करना है, और यहाँ पे 9k आपको बेस आपके पास सॉरी आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आपके पास बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से √7k, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों साइड्स आपके पास आ गई। अब आपको पता है कॉस जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हमारा ए बी, दैट इज √7k डिवाइडेड बाय जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो है आपका ए सी, दैट इज 4k, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस ए √7/4, ठीक है। और tan a को निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है आपका BC, ठीक है, या आप सामने देख सकते हो, और हाइपोटेन्यूज है आपका AC, तो 3/k सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं होता, बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan की वैल्यू, ठीक है। सो बेस हो आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये चीजें आपने निकालनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि PE यानी किसी कम के होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास दी हुई है वो है 0.05, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट E,
कि काम नहीं होगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी में जो किसी काम को होने की है, मान उसको एक अजम्पशन दी होती है कि अगर वो काम हुआ, ठीक है, तो यानी कि वो होगा, यानी कि उसको लिखा हुआ 1 कि वो काम हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ, यानी कि 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में ये चीजें दी होती हैं। तो अगर किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 है कि नहीं हो रहा है, तो यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि 0 है। अगर हम प्लस करें कि काम हो रहा है, तो वो टोटल होती है 1 के बराबर। ठीक है, तो ये रूल यहाँ लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, इवेंट अकरिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई, ठीक है, इवेंट के लिए किसी को डिनोट किया, यहाँ पे पी ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास दिया हुआ है 0.05। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आपके पास आपको निकालना है, तो वो होगा 1 के बराबर। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.05, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.95। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से ही है। अब बैग कंटेन्स 3 रेड वॉल्स एंड 5 ब्लैक वॉल्स, तो टोटल वॉल्स कितनी हुई आपके पास, आप लिखेंगे टोटल वॉल्स इज इक्वल टू 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करना होता है तो एक आप वही चीज लिखो जो दी होती है पहले। ठीक है, अब दिया हुआ बॉल जो है वो ड्रॉन रैंडमली, उसको किसी बॉल को निकाला गया बैग में से। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी की बॉल रेड आई। ठीक है, तो फर्स्ट केस है, तो उससे पहले आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वॉल्स या ऑल आउटकम्स। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी जो आपके पास जितने आउटकम पॉसिबल आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब जो फेवरेबल केस है जिसपे आप निकाल रहे हो उसकी कितनी आउटकम्स हैं और जितनी आपकी टोटल है क्या क्या आ सकता है वो टोटल। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल या ड्रॉइंग ऑफ बॉल। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास, कितनी आउटकम्स आ सकती हैं, या तो 3 रेड बॉल आ सकती हैं या टोटल 5 ब्लैक बॉल आ सकती हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 8। अब क्वेश्चन है रेड बॉल का, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज रेड इज इक्वल टू पी, अब इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आप लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो कितनी आ सकती है, रेड बॉल कितनी है आपके पास, टोटल रेड बॉल है 3, तो 3 में से 3 ही कोई आ सकती है ना, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपका सिंपल आंसर आ गया। अब देखो सेकंड जो पार्ट है उसमें है, आप उसको दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी है कि नॉट रेड, ये तो अब नॉट रेड है यानी कि 5 ब्लैक बॉल्स आनी चाहिए, तो 5/8 सिंपल है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया जहां पे मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होने की प्लस किसी इवेंट की ना होने की वो 1 के बराबर होती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स तो आपको पता चल गई, यानी कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आप इसी मेथड से करना। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से ही करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स जो आपको पता लगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, 1 माइनस 3/8। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम एज इट इज, आंसर तो उसमें से भी वही आएगा 5/8, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से करेंगे। अगर यहाँ पे पूछा होता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल्स, तब हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब नॉट रेड लिखा है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्लियर। अब जो दो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ज्यादा लेंथी तो होंगे नहीं, इतना आपको मार्क्स के हिसाब से भी पता लग रहा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, ये आपका एक्सरसाइज 1.4 से है, ये जस्ट आपको सैंपल पेपर है। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। So without actually performing long division, state whether rational number 17/8 will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। अब terminating decimal expansion कब होता है, जब आपका, पहले तो हम assume करते हैं। ठीक है, x जो हम assume कर लेते हैं p/q। ठीक है, x इज इक्वल टू p/q, और p/q कितना है आपका, या आप डायरेक्ट लिखो x इज इक्वल टू 17/8 विच इज इक्वल टू p/q। अब हमें क्या करना होता है, q लिखना होता है, q यानी कि जो आपके नीचे वाली टर्म है उसको फैक्टर करनी होती है। तो कैसे आएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2।
अब ये किस फॉर्मेट में आ रही है, 2m इंटू 5n, इस फॉर्मेट में आ रही है, ये नहीं आ रही, आ रही है क्योंकि 2 की पावर जो है वो आपके पास है 3 इंटू, अगर मैं 5 की पावर यहाँ पे 0 लिख दूं तो आपको पता है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना q को। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका आप एंड में क्या लिखेंगे, द नंबर 17/8 विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अपने सिंपली क्या करना होता है, जो आपका फॉर्मेट जो भी नंबर दिया होता है उसकी जो नीचे वाली टर्म होती है, डिनोमिनेटर जो होता है उसके फैक्टर करने हैं। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख पाते हैं 2m और 5n फॉर्म में लिख पाते हैं तो यानी कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, कई केसेस में हो सकता है कि यहाँ 5 × 5 ही आए, 2 ना आए, तो 2 की वैल्यू हम जो m है यहाँ पे उसकी वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि m जो है हमारे पास कितना आया, m हमारे पास आया 3 और जो आपका n है वो आपके पास आ रहा है 0। इनके फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 2 tan square 45 डिग्री एंड cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो निकाल पाएंगे आप इसकी वैल्यू, आपके 8th चैप्टर में से क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो, पहले आप इसमें एक लाइन ऐड कर लीजिए, यहाँ पे लिखना है आपने 2 tan। अब देखो जो आपका यहाँ पे स्क्वायर होता है उसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि ये इस पूरे का स्क्वायर है, 2 का नहीं है, 2 बाहर है। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर है ये। ठीक है, ये मत कंफ्यूज होना कि tan स्क्वायर की अब वैल्यू क्या होती है। क्लियर? सो cos मतलब इसका ये पहले तो आप यही लाइन लिखोगे जो क्वेश्चन में आपके पास दी हुई है, उसके बाद एक लाइन ये लिख लेंगे आप। ठीक है, इनके बाहर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब इनके आंसर जो इनकी कैसे कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आपको पता है ना, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, होल स्क्वायर। अब ये हो गया। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 इंटू, अगर 1 की पावर हम 2 भी करें तो वो 1 ही आएगा, प्लस cos 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगाना है साथ में। ठीक है, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो भी होती है √3/2। इसमें आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, 3/2 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये वाले जो है ये और इसको अगर माइनस करोगे 3/4 आएगा, -3/4। तो ये और ये तो आपस में कट हो जाएंगे, तो 2 × 1 इज, आपके पास कितना आंसर आया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का, वो है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ दिस एंड डिवाइड इट इन रेशियो 5:8 मेयर 2 पेयर्स। तो आपका ये चैप्टर आई थिंक 11 और 12 में है, उसमें आपको ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां भी आपको इसको मिल जाएगा। आप कंस्ट्रक्शन तो आपको आती होंगी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन वहां चेक कर सकते हैं। सो होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और आपको क्वेश्चन टाइप्स भी पता लग गए होंगे, कितना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 2 नंबर्स के क्वेश्चन है। तो आपने इसमें से 14 नंबर लाने ही हैं। हो सकता है इसमें से आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो या कोई चैप्टर ना आता हो, लेकिन आपको 14 चाहिए ही, क्योंकि 10 क्वेश्चन है टोटल, आपको 7 करने, तो 7 आप तो कर पाएंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आपके एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है, लगभग मई में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।